नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के अंदर हम संपत्ति का अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में दो चार क्वेश्चन आपके फंस ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आते हैं तो आपकी गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज इसको समझ लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट में आप क्लियर कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चक्कर नहीं है ना। अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी की रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो मेरे हिसाब से पॉलिटी आपकी मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है। एक दो वीडियो और रहती है, लास्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन सेट कर लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेगुलर शायद ही पॉलिटी के पूरे लेक्चर आपको इस तरीके से नहीं मिले होंगे यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है। और आप पढ़ा रहे हैं और सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, धीरे धीरे आप कवर करते जाओगे सारे सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ से। संपत्ति का अधिकार किसी भी आप कोचिंग सेंटर में पढ़े हो तो भी मैं गारंटी देता हूँ इतने लेक्चर आपके नहीं रहे होंगे। और कोचिंग सेंटर में 15-20 1 घंटे का लेक्चर हमारा ऑनलाइन 15-20 मिनट लेक्चर के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ पे बातें ज़्यादा हो जाती है, टाइम पास ज़्यादा होता है ना। संपत्ति का अधिकार क्या है? देखो, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 301 के तहत आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब हम मौलिक अधिकार पढ़े हैं तो इस संपत्ति के अधिकार का जिक्र आया होगा, ठीक है। सारी डिस्कस करेंगे। तो संपत्ति का अधिकार 301 के अंदर है, 301 के अंदर भाग 12 में अध्याय 4 के अंदर इसका जिक्र किया गया। भाग 12 हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, 300 तक दो भाग 12 था, उसमें ए जोड़ा गया है, ठीक। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। भाग 12 अध्याय 4 के अंदर, भाग 12 अध्याय 4 के अंदर 301 के अंदर इसका जिक्र है। प्रत्येक वस्तु जिसका जिक्र क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हो, यानी कोई चीज़ बेची या खरीदी पैसे में जा सकती है, उसको संपत्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे मैं कह दूँ कॉपी है या पेन है या मोबाइल है, मोबाइल मतलब कितने रुपए में बेचा जा सकता है, कितने में। संपत्ति उसको माना जाता है जिसका मोल भाव हो, ठीक है ना। जिसका मोल भाव नहीं है उसको संपत्ति नहीं माना जाता, ठीक है। भाई आदमी को संपत्ति नहीं माना जाता, क्योंकि उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं हो सकता, अभी बेचना है और है। तो ऐसी चीज़ जिसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, यानी जो पैसे में खरीदी या बेची जा सकती है, उसको हम संपत्ति कहते हैं, ठीक है। मूल संविधान के अंदर क्या था? संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, यानी फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानून या विधायी अधिकार बना दिया गया, यानी इसको कानूनी अधिकार या विधायी अधिकार बना दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन से संविधान संशोधन से? 44वें, ठीक है, संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक है। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान ऐसा कानूनी या विधायी अधिकार बना दिया गया। आपको पता भी है, जो 1979 से प्रभावी है, ठीक है। 1978 में बनाया गया, 79 से ये प्रभावी हो गया। यानी पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, अब क्या अधिकार है? विधायी या कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। और ये संविधान में, ठीक है, मूल अधिकार कहाँ था? 19(1)(f) के अंदर था, 19(1) का F जो है उसके अंदर था, ठीक है। और 31 का लोप किया गया, दोनों का लोप किया गया भी, 19(1)(f) का और 31 का लोप किया गया, तथा इसे संपत्ति के अधिकार को 300A में डाल दिया गया भी। उसको उठा के पहले तो जब ये उस अनुच्छेद में रहेगा, मान लो जब मूल अधिकार का जिक्र है तो इसका मूल अधिकार माना जाएगा। अब उनको वहाँ से हटा के और कहाँ डाल दिया गया? 300A में डाल दिया गया, जिसके तहत अब ये कानूनी अधिकार है। इस मतलब इस पर फंडामेंटल राइट नहीं है। इस पर क्या क्या किया जा सकता है, ये चीज़ आगे पढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार क्या है, ठीक है। अब देखो, संपत्ति अगर किसी भी कोई भी जब्त कर लेता है तो उसे पुलिस के द्वारा नहीं छुड़ाया जा सकता है। कोई संपत्ति किसी की जब्त कर लेता है तो पुलिस के द्वारा छुड़ाया जा सकता है, नॉर्मल सी बात है। किसी प्राकृतिक आपदा के तहत सरकार किसी भी संपत्ति को अपनी अधिकृत कर सकती है या कोई भवन को भी गिरा सकती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने जिल्लू भाई वर्सेस गुजरात राज्य का एक केस था, ठीक है, उसमें 1995 में निर्धारित किया भी कोई भी सरकारी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, तो किसी संपत्ति को अपने अंडर ले सकती है, प्राकृतिक आपदा के अंदर अपनी संपत्ति को अंडर ले सकती है, कोई भवन को भी वो गिरा सकती है, ठीक है। इसका सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन से केस? जिल्लू भाई व गुजरात राज्य में इसने केस किया था भी मेरा संपत्ति का अधिकार है और ये मूल अधिकार इसके तहत मतलब इसको किया गया था। तो 1995 में ये निर्धारित किया गया, ठीक है। डिस्कस नहीं करेंगे जुल्ली भाई की गुजरात क्या था। इसके तहत किसी संपत्ति में परिवर्तन करना हो, ठीक है, और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि
अब यह मूल अधिकार नहीं है। अब न्यायालय के अंदर चुनौती देना हो तो इसको मतलब अलग तरीके से संपत्ति के अधिकार या कानूनी अधिकार के माध्यम से चुनौती दी सकती है, लेकिन मूल अधिकार के तौर पर इसको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती भी। आप सीधे जाके 42 के तहत या 226 के तहत हाई कोर्ट में, 32 के तहत किसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके खड़े नहीं हो सकते, मेरे मतलब मूल अधिकार का हनन हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपकी ज़मीन है, ठीक है, आपकी ज़मीन आती है मान लो सड़क के किनारे और सरकार चाहती है भी सड़क को चौड़ा किया जाए, तो आपकी ज़मीन सरकार ले लेगी। ठीक है, आप इसमें मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकते भी मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी ज़मीन मैं नहीं दूंगा, सड़क को टेढ़ी कर लो, वेडी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको इससे ज़मीन लेकर मुआवजा देगी। ठीक है ना, जितने की आपकी संपत्ति उसके लगभग 10 गुना तक इसको मुआवजा दिया जा सकता है। मतलब आप 10 लाख की ज़मीन बेच रहे हो वो तो आपकी सरकार 1 करोड़ रुपए देकर भी खरीद सकती है, ऐसे मुआवजे के रूप में आपको रकम देगी और संपत्ति किसकी हो जाएगी, फिर सरकार की हो जाएगी। ठीक है, इस पैसे से आप दूसरी संपत्ति ले सकते हो। क्लियर हुआ भी। ये कहते मेरी दादा लाई है, मैं नहीं बेचता, ये वो, तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि मूल अधिकार नहीं रह गया। यह अधिकार सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होता है, यानी देश का कोई भी व्यक्ति है उसमें सभी पे प्रभावी होता है ये अधिकार। ठीक है ना, किसी भी कानून द्वारा किसी संपत्ति को वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कानून के द्वारा ऐसे नहीं किया जा सकता अभी सीधा आए और आपकी संपत्ति को हड़प ले कोई, है नहीं। कानून के द्वारा आपकी संपत्ति से आपको वंचित किया जा सकता है, और कानून के द्वारा जब संपत्ति को वंचित किया जाता है तो आपको उसके तौर पर आपको रकम या मुआवजे के तौर पर या ज़मीन या आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है ना, और कानून के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा आपको कानून के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपको संपत्ति आपकी हड़पी जा सके सरकार के द्वारा या अधिकृत किया जा सके, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है। तो ये संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, नॉर्मल से यहाँ से बस 4 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद करने हैं। आर्टिकल 301 के अंदर क्या है, संपत्ति का अधिकार का जिक्र किया है, भाग 12 में अध्याय 4 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहले मौलिक अधिकार था 19(1) और किसके अंदर, 31 के। ठीक है, किसके अंडर था ये, 19(1)(f) के अंदर था और 31 के अंदर था। इसका लोप करके 300(a) में डाला गया। कौन से संविधान संशोधन में, 44वें संविधान, कब, 1978 में। और प्रभावी कब से, 1979 से ये प्रभावी है। ठीक है, प्रभावी। तो ये चीज़ें कवर हो गई। ठीक है, सभी व्यक्तियों पर ये प्रभावी होता है। तो ये संपत्ति का अधिकार था। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, निर्वाचन आयोग या राजनीतिक दल किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं और कैसे कैसे ये निर्वाचन आयोग काम करता है, इसके कितने सदस्य होते हैं, कहाँ से सैलरी मिलती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जो उसका भाग 15 में जिक्र है। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, 324 से 329 के बीच में क्या है, इसका जिक्र किया गया है। 324 से 329 के बीच में जिक्र किया गया भाग 15 का, और इसके अंदर निर्वाचन आयोग और राजनीतिक दल का जिक्र है भाग 15 में। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान द्वारा देश के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए उद्देश्य से किया गया। यह एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, यानी एक स्थायी है ये, ठीक है, परमानेंट है। ठीक है, और उसके बाद ये स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन, निर्वाचन आयोग का गठन जो है भारत में क्यों किया गया है, संविधान के द्वारा देश में स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए किया गया है। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाने के लिए किसका गठन किया गया, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया भी। सारे प्रकार के चुनाव जो हों वो निष्पक्ष हो। ठीक है, इसके अंदर धांधली न हो, इसके अंदर भ्रष्टाचार न हो, इस प्रकार से बचने के लिए क्या किया गया है, हमारे देश में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम हम निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन कहते हैं जिसको। आर्टिकल 324 के तहत क्या बताया गया, देखो छोटी छोटी बातें हम कवर करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के विधानमंडल के पदों में निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्यों के लिए समान है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है वो क्या होती है, केंद्र और राज्य के लिए समान सेवाएं प्रदान करती है, वो होती है अखिल भारतीय संस्थाएं या सेवाएं। ठीक है, और वो राज्य सरकार के लिए, केंद्र के लिए समान होती है, वो एक निर्वाचन है। आर्टिकल 324 के तहत ये बताया गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, MLA, MP, ठीक है ना, उनका चुनाव जो है वो कौन करवाएगा, वो करवाएगा आपका निर्वाचन मंडल। ठीक है, या निर्वाचन आयोग करवाएगा 324 के तहत। ठीक है, और पंचायत जो है, पंचायतों के चुनाव है या नगर निगम है, नगर परिषद है, जिला परिषद है, ब्लॉक के चुनाव है, ठीक, खंड के चुनाव है, जैसे आपने देखा होगा भी जो मेंबर बनते हैं उसके बाद पंचायत के वो बनते हैं, कहीं पे सरपंच बनते हैं, कहीं पे प्रधान बनते हैं। ठीक है, उसके बाद खंड पे एक ब्लॉक लेवल का होता है, उसके बाद एक जिला परिषद का
चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद अब नगर जो है यानी शहरों के अंदर नगर निगम है, नगर परिषद है, एमसी है जो बनते हैं, वो सारे के सारे चुनाव जो करवाएगा वो भारत का निर्वाचन मंडल नहीं करवाएगा, वो राज्य का अलग से उस निर्वाचन मंडल का गठन किया गया है। राज्य के अंदर एक निर्वाचन मंडल होता है जो क्या करता है, स्थानीय निकाय जिनको बोलते हैं, पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, नगर निगम हो गई, जिला परिषद हो गई, ठीक है, ब्लॉक समिति हो गई, तो इनका चुनाव जो करवाता है वो कौन करवाता है, राज्य का निर्वाचन मंडल करवाता है। एमएलए जो होते हैं ना, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जैसे एमएलए और एमएलसी का चुनाव कौन करवाता है, विधान परिषद के सदस्य, उनका चुनाव भारत का निर्वाचन मंडल ही करवाता है, ठीक है, राज्य का निर्वाचन मंडल नहीं करवाता वहाँ पे। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। संगठन जो है आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचक आयुक्त व अन्य आयुक्त से मिलकर बनेगा। यानी इसका संगठन किस प्रकार के होगा, इसकी संरचनाएं जो है वो किस प्रकार से होगी। यानी एक तो इसके अंदर क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है, कमिश्नर होगा एक तो, और बाकी अन्य आयुक्त होंगे, ठीक है, अदर कमिश्नर होंगे जो क्या करेंगे, से मिलकर बनेगा। यानी एक मुख्य निर्वाचक आयुक्त, अन्य आयुक्त से मिलकर बनेगा। नियुक्ति इसकी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी नियुक्ति। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, ठीक है। संख्या जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। 1993 में यह एक आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त होते थे, और आज भी यही 3 सदनीय संस्था है। कितने सदनीय सदस्य है, 3। इसके अंदर 3 सदस्य। थोड़ा स्पीड से बोल रहे हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि अब लास्ट का रह गया है थोड़ा सा, ठीक है। और इसको जल्दी पढ़ने में, निपटाने में फ़ायदा ज़्यादा, मतलब क्योंकि बहुत लंबे इतना लंबा होने के बाद जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वही पढ़ते हैं, बाकी तो पता ही आपको बीच में छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। पॉलिटी 10 लेक्चर में उनको चाहिए, तो 10 लेक्चर में तो बस, ठीक है, आपको पता है कैसी होती है। तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, मैं आशा करता हूँ आपकी जल्द से जल्द जो नौकरी लगेगी, क्योंकि इतना पढ़ना, इतने लेक्चर पॉलिटी के देखना किसी के बस की बात नहीं है। एक एक चीज़ को कवर करने के लिए हमें कुछ लेक्चर बनाने ही पड़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यानी 3 सदस्य है इसके अंदर, 2 तो अन्य आयुक्त हैं और एक मेन है, एक चीफ कमिश्नर है, ठीक है। तो एक आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। 3 सदनीय संस्था 1993 से ये लागू है, आज तक यही है। क्लियर हुई बात, ठीक है। इसके अंदर ये नहीं है तीनों काम करते हैं, ये तो मुख्य होते हैं यार, ठीक है। बाकी बहुत इलेक्शन, देश का कितने इलेक्शन होते हैं साल में, इतना इनका मतलब बस की बात नहीं है। तो इनकी सहायता के लिए बहुत सदस्य होते हैं, वो छोड़ो, लेकिन मुख्य रूप से तीनों का जिक्र किया जाता है। वेतन व भत्ते तो मतलब जो आयुक्त व अन्य आयुक्त के वेतन व भत्ते समान होते हैं। मतलब चाहे आयुक्त हो, चीफ कमिश्नर या अदर कमिश्नर जो भी है, उनके वेतन व भत्ते समान होंगे। यानी तीनों समान वेतन लेंगे, समान भत्ते होंगे, समान उनको सेवाएं प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा, और ये वेतन व भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके समान, यानी 2,80,000 उसके भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते होते हैं उनके समान। उनके घटेगा बढ़ेगा, इनका घटेगा बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 2,80,000 है इनका। और पद से हटाना, अगर इनको पद से हटाना है तो न्यायाधीश की तरह महाभियोग लाना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर इनको क्या है, वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं जब संसद के द्वारा इसको पारित किया जाता है, यानी संसद के अंदर महाभियोग लाया जाता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया और इनकी प्रक्रिया समान है। आप सुप्रीम कोर्ट वाली प्रक्रिया महाभियोग की पढ़ लेना, बस वहाँ से आपका कवर हो जाता है। क्लियर है। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है, तो कार्य आपको भी पता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है आपके, ठीक है। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव पर नियंत्रण करना, चुनाव करवाना। संसद का एमएलए एमपी के चुनाव करवाना, राज्य विधानमंडल संसद जो है उसके एमपी जो होते हैं उनका चुनाव करवाना। राज्य विधानमंडल जो है, यानी राज्य विधानमंडल विधानसभा होती है, उसके सदस्य एमएलए कहा जाते हैं, एमएलए का चुनाव करवाना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाना और उन पर नियंत्रण रखना, ठीक है। मतदाता, कितने मतदाता यानी वोटर जो हैं, ठीक है, उनकी सूचियां तैयार करना, कितने वोटर हैं, कहाँ पे कितने वोट हैं, किस प्रकार के, उनकी सारी तैयारी करना। राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह देना, यानी कोई भी राजनीतिक, जैसे कांग्रेस है उसका हाथ है, बीजेपी का कम फूल है, तो उनको चुनाव चिन्ह देने वाला कौन है, निर्वाचन मंडल है, ठीक है।
उनको मान्यता देने वाला भी, मान्यता भी मतलब कंडीशन के हिसाब से दी जाती है। भी ये राष्ट्रीय दल होगा, ये राज्य का दल होगा, तो उनको मान्यता देने का काम भी इनका ही है। मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, यानी मतदाता जो हैं, आप वोटर हैं, आपको समय समय पर किस प्रकार के वोट डालना, आपका वोट का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ठीक है, आपको वोट डालने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। चुनाव के समय सुरक्षा का प्रबंधन करना है। चुनाव के समय आपने देखा होगा BSF है, CISF है, मतलब ये जो किसी किसी की ड्यूटी लगाना, ठीक है, सुरक्षा से संबंधित है, आर्मी की ड्यूटी लगाना, तो वो किसके, वो निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। चुनाव के समय सुरक्षा ये करिए। जिला स्तर पर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर जो मतलब निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, मतलब जिला परिषद का, ब्लॉक का जो चुनाव करवाता है, मान लो पंचायत, ग्राम पंचायत का, नगर परिषद का, तो उसका आयुक्त जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या निर्वाचन अधिकारी किसको माना जाता है, जो DC है आपके डिस्ट्रिक्ट जो, ठीक है, DC है, वो क्या माने जाते हैं, आपके जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारी होता है, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या कहता है, किसी भी प्रकार का लिंग व जाति भेद नहीं किया जाएगा, यानी 325 ये कहता है भी, आर्टिकल 325 के अनुसार मतदाता की सूची में किसी भी लिंग जाति के आधार पर उनको मतलब नहीं बांटा जाएगा, उन पर कोई भेद नहीं, मतलब किसी भी जाति का हो उसको वोट डालने का समान अधिकार होगा, चाहे किसी भी लिंग का हो, वोट डालने का समान, उसका मूल्य जो होगा वो समान होगा, ठीक है। 326 इसके अनुसार वयस्क व्यक्ति मतदान कर सकता है, यानी आर्टिकल 326 के अनुसार सभी को अधिकार दिया जाता है, मैं मतदान कर सकता है वो, ठीक है, अगर वो 18 वर्ष पूरी कर चुका हो, और 18 वर्ष पूरी करने के बाद उसने वोटर ID बनाई हो, क्योंकि पहले वोटर ID बनानी पड़ती है, तब मतदान कर सकते हो आप। अगर वोटर कार्ड आपने नहीं बनाया है तो आप मतदान नहीं कर सकते, आपको पता भी है, कॉमन सी बात है। 1988 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा पहले कितनी थी, यानी 1988 से पहले ये उम्र मतदान या करने की या वोट डालने की उम्र जो थी वो 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 1988 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 18 वर्ष की दी गई है। तो यानी आज आपकी उम्र है वोट डालने की उम्र, वो कितनी है, 18 साल आपने पूरी कर ली है, तो आपको वोटर ID बनेगी, आप वोट डाल सकते हो। आर्टिकल 327 संसद द्वारा निर्वाचन पर कानून बनाने का अधिकार है। अगर 327 कहता है भी निर्वाचन है वो किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उस पर कानून कोई बनाना है, तो वो संसद के अंडर आता है, संसद का पूर्ण रूप से उस पर अधिकार है, ठीक है। 329 के तहत, आर्टिकल याद रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बातें याद रखना आप। संसद के चुनाव मामलों में न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है, यानी सांसद के चुनाव मामलों को, अगर कोई चुनाव में गड़बड़ी होती है, कोई सिस्टम होता है, कोई अपवाद होता है, तो वो कौन सुलझाएगा, वो न्यायालय ही सुलझाएगा, ठीक है ना। कौन सुलझाएगा, न्यायालय, कोर्ट सुलझाएगा। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो 21 मार्च 1950 से सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार, ठीक है। तो देखो सुकुमार सेन क्या थे, पहले चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे कहा जाता है, चीफ कमिश्नर जिसे कहा जाता है, इलेक्शन कमिश्नर, वो थे। वर्तमान में सुशील चंद्रा, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब सुशील चंद्रा अब नहीं है, वो 14 मई 2022 तक थे, 2022 चल रहा है, तो 14 मई 2022 तक। आज थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाए, थोड़ा सा टाइम हुआ है। अब जो 15 मई 2022 से है वो है राजीव कुमार। क्या लिखना है आपको, 15 मई, और इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का हो गया ये। 15 मई 2022 से कौन है, 15 मई 2022 से आपके राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। 14 मई तक ये थे, ठीक है, 14 मई तक। तो अब राजीव कुमार लिखना है आपको, 15 मई 2022 से इनके स्टार्ट है, ठीक है। अब एक दो बातें और बता देता हूँ आपको साथ साथ में, ठीक है। जो 65 वर्ष तक इनकी क्या होती है, लास्ट ये, यानी 65 वर्ष तक ये क्या रह सकते हैं, उनकी लास्ट उम्र होती है रिटायरमेंट की। उसके बाद 65 से ज़्यादा हो जाए, या ये 6 वर्ष तक रहते हैं। कितने वर्ष तक रहते हैं, यानी 2 इलेक्शन ये तो करवाते हैं ये, मान लो, ठीक है। 6 वर्ष तक ये क्या रहते हैं, चुनाव आयुक्त रहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य उप चुनाव आयुक्त जो है वो रहते हैं, ठीक है ना। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। और उनकी सैलरी मैंने बताया था 2,50,000 होती है। कितनी होती है, 2,50,000, जो अन्य न्यायाधीश के बराबर है, मुख्य जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर है,
सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बराबर। क्लियर है? ठीक है। राजनीतिक दल थोड़ा सा आप देख लेना यहाँ से। राजनीतिक दल क्या है? मतलब राजनीतिक दल या जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, वो किस प्रकार की पार्टी है? यानी अलग अलग पार्टियां बनती हैं जो एक प्रकार की समान सोच रखते हैं। जैसे कांग्रेस अपनी सोच रखती है, बीजेपी अपनी सोच रखती है, किस तरीके से देश का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो पार्टी होती है, उसको एक हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार की सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको हम बोलते हैं, एक प्रकार की सोच रखने वाले सदस्यों का समूह है, उनको हम क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र के राज्य में 4 प्रकार के हैं, देख लो, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना जी करे तो। विश्व में 3 तरह के दलीय, जैसे चीन में एक ही दल होता है, बस खत्म। ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन है, वहाँ पे 2 पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं, 2 मतलब होती है, एक विपक्ष की होती है, एक, ठीक है, 2 पार्टी होती है कोई भी। बहुदलीय यानी अब कितने भी दल हो सकते हैं, कितने भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है। और आपसे ये पूछ ले, मान लो भी राष्ट्रीय दल व क्षेत्रीय दलों में चुनाव चिन्ह देना और पार्टी को मान्यता देना, रद्द करना, ये सभी प्रकार की शक्तियां चुनाव आयोग के पास है। और उसके बाद 6 पार्टियां मान्यता प्राप्त है राष्ट्र के अंदर, यानी राष्ट्रीय सेंटर सरकार की जो 6 ही पार्टियां आज तक है जिनको प्राप्त है, और कुछ तो खत्म ही हो गई, आपको पता है। एक तो बसपा हो गई, एक भारतीय जनता पार्टी होगी, बीजेपी हो गई, आपकी बहुजन समाज पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी होगी, ये तो आप बेचारी गई आई है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये भी गई आई जिसको प्राप्त था। एक होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ये 3 तो अभी हाल फिलहाल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसका घड़ी चिन्ह था। ठीक है, तो वो भी चिन्ह थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि चुनाव का माहौल होता है तो उसमें पूछ लिए जाते हैं ये। ठीक है, याद किसका करना है? बसपा का हाथी याद करना है, और उसका कमल याद करना है, और बाकी एक हाथ है, और सबको पता ही है। बाकी ये 3 याद करने की जरूरत नहीं है, तो खत्म सी है, पार्टियों का कोई चिन्ह नहीं रहा। ठीक है, देखो 2 चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ से। क्या है? देखो, राष्ट्रीय दलों को मान्यता 1 दिसंबर 2000 के व्यापक नियम के अनुसार दी जाती है, यानी अब नया नियम बना था उसके अनुसार दी जाती है। अगर लोकसभा और विधानसभा में आम चुनाव में, मतलब लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4% या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त किए हों, तो इस स्थान पर किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर सकता है वो। ठीक है, यानी कोई दल है मान लो, ठीक है, तो उसने क्या किया हो, आम चुनाव हुए हैं, ठीक है, लोकसभा या विधानसभा के, ठीक है, उसमें 4% उसने 4%, ठीक है, या एक राज्य में तो 4% जरूरी है, ठीक है, 4% मत प्राप्त कर लिए उस दल ने, तो अगर वो 2-3 राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसने 6% तक मत प्राप्त कर लिए हों, तो इसके साथ ही राज्य या राज्यों की लोकसभा में 4 सीटें भी चाहिए, यानी 4% एक राज्य में, या वो 2 राज्यों में चुनाव लड़ा तो 6% वोट चाहिए। इसके साथ ही क्या है, ठीक है, राज्य या राज्यों में, एक राज्य में या किसी 2-3 राज्यों में उसने 4 लोकसभा की सीट, यानी 4 MP किसी पार्टी के बने हैं, ठीक है ना, 4 पार्टी बने हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसको राष्ट्रीय। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसे आम आदमी पार्टी पूरी अग्रेसित हो रही है आजकल, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है अगर वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये बन सकती है। राज्य स्तरीय दलों को मान्यता कब मिलती है, यानी 4 राज्यों के राज्य स्तरीय दल कैसे बनेगा वो, जब दल ने राज्य की विधानसभा के वेद मतों का 6%, वेदी मतों का होता है, मैथी पढ़ते हो आप, ठीक है, भी जितने वेद मत हैं उनके 6% प्राप्त किए हो, या 2 सीट प्राप्त कर लियो, यानी राज्य के अंदर राज्य की पार्टी बनानी हो, जैसे किसी भी राज्य में अलग अलग पार्टियां होती है, आपको पता है, अगर वो राज्य के स्तर पर वो पार्टी को मान्यता प्राप्त मिलनी है, जैसे उसको एक स्पेशल एक चिन्ह मिल जाएगा फिर, ठीक है, बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, जैसे किसको है, जैसे आम आदमी पार्टी को झाड़ू मिल गया राज्य स्तर पर, ठीक है, नेशनल स्तर पर नहीं, झाड़ू मिल गया राज्य स्तर पर, क्लियर हो गया, तो उसने दिया तो 2 सीट प्राप्त की, तो वो राज्य स्तरीय बन सकती है, और 6% अगर उसने वोट लिए हैं तो वो क्या कर सकता है, राज्य स्तरीय पार्टी बन सकती है। लोकसभा के चुनाव में उस राज्य में 6% मत राज्य स्तरीय पार्टी बनने का दूसरा तरीका ये भी है कि उसने 6% वोट प्राप्त की हो, या लोकसभा में 1 सीट प्राप्त की हो, तो वो बन सकती है। दल विरोधी कानून 1952 में, ठीक है, पढ़ लेना थोड़ा सा बस।
ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। देखो राजभाषा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी है। किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 343। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 343। राजभाषा का दर्जा हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो 343। भाग कौन से में जिक्र किया है? 17 में। ठीक है। भारत एक बहुभाषी देश, आपको पता भी, अनेक भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। क्लियर है। संविधान में 8वीं अनुसूची भाग 17 में मूल संविधान के 14 भाषा अंकित की गई थी। यानी पहले कितनी भाषा थी? 8वीं अनुसूची के अनुसार भाग 17 में मूल संविधान में 14 भाषा थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? आज इनकी संख्या बढ़ के क्या हो गई है? आज इनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई है। यानी आज कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो आज 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन में 1966 में सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है। पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 14 के बाद। उसके बाद 71 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी जोड़ी गई थी। नेपाली मणिपुरी कोंकणी। ठीक है। और 92 में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली जोड़ी गई थी। ठीक है। ठीक है। 14 और 8 जोड़ी गई है ना। 14 और 8 कितनी होगी? 22 होगी। भारत के संविधान में पहली विदेशी भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? तो नेपाली जोड़ी गई थी, याद रखना। पहली विदेशी भाषा, विदेश के अंदर विदेश में बोले जाने वाली पहली भाषा जो भारत में जोड़ी गई थी वो कौन थी? नेपाली। ठीक है। और यहाँ से भी पढ़ लेना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की राजकीय भाषा जो है ना, जी राष्ट्रीय भाषा तो हमारी क्या होगी? राजभाषा जो है उसका दर्जा तो किसको मिल गया? हिंदी को। लेकिन राज्य के अंदर भाषाओं को इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। राजकीय भाषा जो है, कौन से देश की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तेरी खतरनाक आदमी है यार वो तो, इंग्लिश आती है उनको। केरल की और लक्षद्वीप की मलयालम है। मोस्ट सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है केरल का मलयालम। ठीक है ना। और तमिलनाडु के नाम में ही पता चल रहा है तमिल है। और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ पे उर्दू का प्रयोग होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। राजकीय। तो अनुच्छेद 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा है जो जिसमें वर्क होता है, इसके ऑर्डर पास होते हैं, वो सारे के सारे किस में होते हैं? अंग्रेजी में होते हैं। तो इंग्लिश है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भाषा पूछ ले तो क्या है? इंग्लिश। ठीक है। तो राजभाषा भी हो गई आपकी। ठीक है। एक रहता है आपका पंचायती राज, बहुत ज़बरदस्त है। बना रखे नोट्स मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपकी लगभग पॉलिटी खत्म होती है एक लेक्चर के बाद। क्लियर हुई बात? ठीक है। स्पीड से करवाया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बार बार रिपीट करके आपको सुना दी। तो यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, भगवान आपका भला करे। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नई वीडियो आएगी, मस्त आएगी। बस स्पीड से करवाने का ये है क्योंकि आप भी थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, मैं भी थक गया हूँ भैया, इतना पढ़ाते पढ़ाते कितने लेक्चर डाल दिए। ठीक है। पॉलिटिकल लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर, ऑफलाइन लेक्चर, बायो के लेक्चर, ऐप पे लेक्चर, उसके बाद देखो आपके केमिस्ट्री के लेक्चर, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह, कभी नोटिफिकेशन वगैरह, उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी भी। ठीक है। उसके बाद घर के काम भी, अलग अलग प्रकार के अलग जिम्मेदारी है। तो सोचो कितना बिजी आदमी होगा यार। और आप पढ़ ही नहीं सकते क्या? ठीक है। यानी मैं 13-14 घंटे काम करता हूँ यार। 14 घंटे, 13-14 घंटे प्लस काम करता हूँ मैं, 14-15 घंटे। और आप पढ़ ही नहीं सकते 13-14 घंटे क्या? 8 घंटे की तो ड्यूटी है भाई मेरी। घंटा आने जाने का, तैयार होने का, नहाने का, ठीक है, वापस आने का, 8 घंटे वो हो गए। उसके बाद 3 से 4 मेरे लेक्चर रहते हैं, 4 घंटे वो हो गए। यानी कितने घंटे हो गए? 8 और 4 12 और 1 13-14 घंटे तो यही हो गए। ठीक है। उसके बाद भाई कंटेंट देखना भी पड़ता है, कुछ पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है। चीज़ों को जोड़ना भी पड़ता है। तो ये चीज़ें करने के बाद भी आपको रेगुलर लेक्चर दे रहे हैं, फिर आप पढ़ नहीं सकते तो देखो, सोच के देखो। उसके बाद घर के भी छोटे मोटे काम भी होते हैं भाई। ठीक है। रेस्ट मेरा पता नहीं कैसे चल जाता है। रेस्ट वाले दिन पूरे दिन मैं एक कमरे में रहता हूँ भाई, सुबह से लेकर रात तक एक कमरे के अंदर रहता हूँ और सारा दिन पूरा का पूरा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत जीवन का एक आधार है। अगर जीवन को निखारना है आपको, अगर सफल बनना है, ठीक है, और लोगों से यूनिक बनना है, उसमें से आगे जाना है, तो उसके लिए
एकमात्र रास्ता है मेहनत। वो चीज़ किसी फील्ड में करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिस फील्ड में आप मेहनत करो, जी जान लगा के करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और इसी कंसेप्ट में मैं चल रहा हूँ, देखो, क्योंकि सफलता मिले ना मिले वो तो आगे की बात है, लेकिन मेहनत मेरी ज़बरदस्त हो रखी है कि तो 4-4 लेक्चर 25-30 व्यू के लिए देना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। पापा ने व्यू देखे नहीं, अगर व्यू देखते तो एक वीडियो भी नहीं बन पाती, क्योंकि 25-30 व्यू के लिए अगर कोई वीडियो बनाएगा, इनकम तो ज़ीरो है ना, ठीक है ना, इनकम ज़ीरो है। कमेंट भी आप देखो कंजूसी करते हो, पढ़ते नहीं हो, तो ये भी आप कर लिया करो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आपका टाइम एक एक मिनट कीमती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लव यू ऑल।